साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट विषय बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। आज मैं अपने चैनल डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला में आपके सामने अस्थमा की बीमारी अगर गर्भकाल में कैसे मैनेज की जाए इस पर चर्चा करूंगा। अस्थमा को प्रेगनेंसी में समझने के पहले हम फिर से कुछ बातें अस्थमा के बारे में रिवाइज कर लेते हैं कि अस्थमा, जैसा आप सब जानते हैं, कि एक जेनेटिक एलर्जिक बीमारी है जिसमें सांस की नलियों में की अंदरूनी सतह पर सोत अर्थात सूजन, इन्फ्लेमेशन व उनकी सांस नलियों में जो मांसपेशियां होती हैं उसमें सिकुड़न की वजह से जो सांस नली होती है उसकी गुहा सक्रिय हो जाती है, ल्यूमेन सक्रिय हो जाती है, हवा का प्रवाह कम हो जाता है। इससे खांसी, जकड़न, छाती सहसा करना, सांस फूलना आदि के लक्षण होने लगते हैं। अगर ये हिस्ट्री से और एग्जामिनेशन से अस्थमा की डायग्नोसिस क्लिनिकली बनती है, इसको स्पायरोमेट्री से कंफर्म करने के बाद हम मरीज से जो अपेक्षा रखते हैं वो ये कि वो अस्थमा को जो उभरने वाले कारक हैं उनसे अपने को दूर कर ले, जैसे धूल, धुआं, ठंडक, डस्ट माइट्स, कॉकरोच, रोएदार जानवर, प्रदूषण, स्मोकिंग आदि सबसे वो हर संभव प्रयास से दूर रहे। और जो सूजन है, जो मुख्य बीमारी है, उसके लिए सूजन रोधी दवाओं का इन्हेलर द्वारा उचित तरीके, डोज व बारंबारता के साथ नियमित ले। फेफड़े की क्षमता पर पीफ्लोमेट्री द्वारा कहते हैं कि नियंत्रित रखें, जागरूक रखते हुए इलाज करें कि हमारी क्षमता में कितना सुधार हो रहा है और क्षमता में जो सुधार आया है वो बना रह रहा है। माता पिता के जो बच्चों के माता पिता हैं, खास करके लड़कियों के माता पिता हैं, अगर उनको ये पता लग जाए कि मेरे बच्चे को दमा है तो बड़ी चिंता करने लगते हैं कि अब क्या होगा, उसकी जब शादी होगी तो ससुराल में कैसे बताएंगे, कैसे दवा जारी रख पाएंगे, पूरा इलाज कब खत्म होगा, इत्यादि इत्यादि। साथियों, आज 6 से 15 साल के बच्चों में ये देखा गया है कि 10 से 14% पॉपुलेशन बच्चों की 6 से 15 साल की अस्थमा से ग्रसित है। तो यदि हम बार बार अगर हमारे बच्चे में अगर कहते हैं कि बार बार सीना जकड़न हो रही है, पसरी चल रही है, सांस फूल रही है, बार बार बच्चा बीमार पड़ रहा है सांस की तकलीफ़ों से, और हम उसका कारण जानने की कोशिश करें कि बच्चे में यही लक्षण बार बार क्यों हो रहे हैं, और अपने पीडियाट्रिशियन से, बच्चों के डॉक्टर से, बाल रोग विशेषज्ञ से बात करें तो वो ये तय करते हैं कि भाई ये लक्षण जो है अस्थमा की वजह से लग रहा है। तो घबराने के बजाय बीमारी की प्रकृति व प्रवृत्ति को समझें। इन्हेलर जो बताया गया है, जिस पावर का बताया गया है, उसको सही तरीके से नियमित लेना सुनिश्चित करिए। आप ये पाएंगे कि उसको जो बार बार जकड़न, सांस फूलने की तकलीफ थी, ये भी ख़त्म हो रही है, कंट्रोल हो रही है, और साथ में बीमारी की वजह से उसकी जो एनर्जी बीमारी से लड़ने में खर्च हो रही थी, अपने को सर्वाइव बनाने में खर्च हो रही थी, उससे उसका जो ग्रोथ अर्थात वृद्धि और डेवलपमेंट अर्थात विकास दोनों ही प्रभावित हो रहा था, वो प्रभाव कम हो गया। बच्चा पहले से हेल्दी हो गया। बच्चा जो अपनी बारंबार बीमार पड़ने की वजह से एक हीन भावना की ग्रंथि से पीड़ित था, वो कम हो गया, और अंतोगत हम समाज को एक स्वस्थ नागरिक दे पाते हैं। लड़की बच्चा जब होती है तो अगर जब वो अस्थमा की है और जब बड़ी होती है तो उसकी शादी की स्थिति आती है, और तो मेरी सलाह तो पेरेंट्स के लिए हमेशा रहती है कि बच्चे की दमे के बारे में ससुराल पक्ष का जो कोर ग्रुप है, केयर करने वाला ग्रुप है, मेन ग्रुप है, जैसे सास, ससुर, पति, इनको तो सही स्थिति बता देनी चाहिए। उससे कई फायदे हैं। ये ऐसी चीज़ है कि एक तो रिश्ते की बुनियाद आप सत्य पर रख रहे होते हैं, कुछ छुपा नहीं रहे होते हैं। दूसरा, ये गारंटी हो जाती है कि मर्ज वो समझ करके पढ़े लिखे हैं, समझ करके इलाज लगातार कराएंगे, और आने वाले समय पे बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। चूँकि हर लड़की का सपना होता है सामान्यतः कि वो कल माँ बने, तो अस्थमेटिक लड़की भी चाहेगी माँ बने। अब सांस फूलने की बीमारी है, अस्थमा है, तो उसके साथ वो जिए कैसे, ये बात हम लोग आज चर्चा में लाएंगे। तो सामान्यतः तो यही कहेंगे कि चाहे वो
शादी के पहले हो चाहे शादी के बाद हो, गर्भ के पहले हो, गर्भ के दौरान हो, आपको अपने अस्थमा को नियंत्रित रखिए तो बच्चा स्वस्थ होगा। गर्भकाल में शरीर में बनावट की दृष्टि से और हार्मोन के स्तर के दृष्टि से अनेक परिवर्तन होते हैं। श्वसन तंत्र की दृष्टि से बढ़ते गर्भ की वजह से जो डायफ्राम होता है, छाती और पेट के बीच में पर्दा होता है मांसपेशियों का, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। उससे क्या होता है कि जो फेफड़ा जो होता है उसके जो सामान्य श्वसन को छोड़ने के बाद बची हवा का वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि फोर्स्ड कहते हैं कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। और कहते हैं कि जो श्वास बाहर छोड़ने के बाद कहते हैं कि बची हुई हवा कहते हैं कि फेफड़े में बची रह जाती है, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये दोनों FRC और RV दोनों ही 15 से 20% घट जाते हैं। और गर्भवती में जो उपापचय दर है, मेटाबॉलिक रेट है, ये 15% तक बढ़ जाता है। उससे ऑक्सीजन की ज़रूरत शरीर में 20% तक बढ़ जाती है। और इसकी पूर्ति को बनाए रखने के लिए गर्भवती का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है उसको तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन डीप ब्रीदिंग चालू हो जाती है। उसकी रेस्पिरेटरी रेट मतलब कि श्वसन दर न तेज होती है न थोड़ी होती, बस गहरी सांस करके वो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर लेती है। गर्भवती का जो दमा है ये इसमें रूल ऑफ थर्ड लगता है। रूल ऑफ थर्ड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये देखा गया है कि 1/3 गर्भवती का दमा यथावत कंट्रोल रहता है जैसा गर्भकाल के पहले था। अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो वो अनकंट्रोल्ड रहेगा, वो अलग चीज़ है। अगर जो अस्थमा का स्तर था उससे गिरावट आ सकती है अगले 1/3 में, और अगले 1/3 में इम्प्रूव कर सकता है। जो जैसा करना कंट्रोल था उन्हीं दवाओं पे वो ज़्यादा कंट्रोल दिखा सकता है। यदि दमे का अटैक पड़ना होता है, अस्थमा का अटैक पड़ना होता है गर्भवती में, तो ये देखा गया क्या कि इसका एपिसोड 24 से 36 हफ्ते के गर्भकाल में सबसे ज़्यादा होता है। और इसके पीछे 2 बड़े कारण देखे गए हैं। पहला, सही इन्हेलर का सही डोज में सही तरीके से नियमित ना लेना। दूसरा, वायरस का संक्रमण हो जाना रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। और यदि जो अस्थमा है गर्भकाल में प्रॉपरली कंट्रोल नहीं रहता तो उससे क्या होता है कि माँ के अंदर ऑक्सीजन कमी होने लगती है, जो सांस नलियों में सोत है, और कहते हैं कि जो प्लेसेंटा है, आंवल है, उसमें कुछ उसी कार्यप्रणाली में कुछ ऐसे विशेष परिवर्तन आ जाते हैं। तो उसकी वजह से बच्चे के स्तर पर, गर्भ के स्तर पर 2 चीज़ें होने की संभावना बढ़ जाती है, प्रीटर्म डिलीवरी और स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। और माँ के स्तर पर प्री इक्लेम्पसिया होने लगता है, यहाँ तक कि खुद माँ की ज़िंदगी तक खतरे में पड़ सकती है। साथियों, प्री टर्म डिलीवरी में क्या होता है कि जो फुल टर्म 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी हम लोग आमतौर पे जानते हैं, गर्भकाल पूरे होने के पहले ही अगर डिलीवरी हो जाए तो हम कहते हैं प्री टर्म डिलीवरी। और प्री इक्लेम्पसिया उसको कहते हैं कि 20 हफ्ते के बाद, 20 हफ्ते के गर्भकाल के बाद अगर सामान्य ब्लड प्रेशर वाली जो वो कहते हैं कि गर्भवती स्त्री है उसका BP अचानक बढ़ जाए। तीसरा, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, अर्थात गर्भकाल में के अनुपात में गर्भ के आकार व वजन में कमी हो जाना। तो ये चीज़ें उस अस्थमा न कंट्रोल होने पर ये देखी जाती हैं। अतः ज़रूरी है कि सभी गर्भवती महिलाओं का जो अस्थमा है वो गर्भ आने के पहले भी अच्छी तरह से कंट्रोल रहे, गर्भकाल के दौरान भी अच्छी तरह से कंट्रोल रहे, अर्थात पीक रेस्पिरेटरी फ्लो रेट के आधार पर उसके अस्थमा के कंट्रोल होने की कहते हैं कि निगरानी जारी रखें। यदि गर्भवती का जो अस्थमा है वो अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं रहता, या दमा का स्तर सीवियर स्तर का है, या अस्थमा का अटैक अभी ताज़ा पड़ा है, उससे उबर रही है, तो ये तो बहुत ज़रूरी होता है कि गर्भस्थ शिशु की अल्ट्रासाउंड से निगरानी बढ़ा दी जाए, अर्थात जल्दी बार करके गर्भ पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है, इसकी निगरानी हो। साथ ही गर्भवती महिला के गर्भ में उसको सलाह देते हैं कि गर्भ के जो बच्चा, पेट के बच्चा है, शिशु है, उसकी जो हलचल होती है
मूवमेंट होता है उस पर वो ध्यान रखे। अगर जरा सा भी उसको लगता है कि गर्भस्थ शिशु की जो हलचल है वो कमज़ोर पड़ रही है, तो ये हो सकता है कि वो एज ए इंडिकेटर उसको लेना चाहिए कि मेरे अंदर अस्थमा का अटैक पड़ रहा है और पड़ सकता है। तो इसको तुरंत जो है अपनी गायनी के डॉक्टर कम अस्थमा के डॉक्टर से संपर्क करके बताना चाहिए। साथियों, यहाँ पे भरोसा देना ज़रूरी है कि गर्भ पर अस्थमा के इन्हेलर वाली दवाइयों का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, वरन सही दवा सही तरीके से नियमित लेने से अस्थमा के नियंत्रित रहने से नुकसान बच जाता है। बच्चा और कहते हैं कि माँ दोनों सुरक्षित रहती है। अनियंत्रित रहने पे अस्थमा के गर्भस्थ शिशु को नुकसान होता है। स्टेरॉयड के इन्हेलर ही नहीं बल्कि जो सहायक दवाइयाँ अस्थमा की दी जाती हैं, जैसे साल्बुटामॉल दे दिया गया, थियोफाइलिन दे दी गई, मेंटोनिकाश दे दिया, यहाँ तक कि अटैक के समय देने वाली ओरल या पैरेंटरल स्टेरॉयड हो गए, ये सब तत्कालीन परिस्थितियों में सुरक्षित ही देखे गए हैं। गर्भवती को हम लोग आमतौर पर बाईं करवट लेटने की सलाह देते हैं। उचित मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करने के लिए कहते हैं, ताकि शरीर में पानी कमी ना होने पाए। साथियों, गर्भवती को जरूर बताना पड़ता है कि कैसे वो जाने कि कहीं अस्थमा का अटैक न होता है। ये तो अभी हमने बताया, गर्भस्थ शिशु की हलचल पर नजर रखते हैं। साथ ही अगर खांसी, जकड़न, सांस फूल रही है, ये सब लक्षण हो रहे हैं और PFR में 20% नॉर्मल बेसल से 20% कमी आ रही है, तो और जो दवा बढ़ाई गई खांसी, जकड़न, सांस के लिए उससे पूर्ण आराम नहीं मिल रहा है, तो हम शक कर सकते हैं कहीं अटैक तो नहीं पड़ने जा रहा है। तो अपने अस्थमा के डॉक्टर से फ्रिक्वेंटली मिलते रहें, अपनी बातें शेयर करते रहें। अस्थमा के अटैक को कभी कभी दवाओं से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो हालत ज़्यादा बिगड़ती है तो वेंटिलेटर मशीन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी हालत को काबू में रखने के लिए हमें अर्ली डिलीवरी करानी पड़ती है, सीजरियन डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है। उसका कारण ये है कि डिलीवरी के बाद डिलीवरी हो जाने से डायफ्राम जो ऊपर पुश था वो नीचे आ जाता है और ऑक्सीजन की डिमांड गर्भवती में कम हो जाती है। इस तरह से अस्थमा को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। डिलीवरी के बाद स्तनपान जारी रखने की सलाह दी जाती है। पहले 6 महीने तक समुचित स्तनपान बच्चे को कराना चाहिए और ये देखा गया है कि अगर जिनको पहले 6 महीने अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, तो बच्चों में एटॉपी होने की संभावना 30 से 50% तक घट जाती है। एटॉपी क्या हुई? ये जीन स्तर पर वो प्रवृत्ति है, वो टेंडेंसी है जिससे जो है एलर्जी डिजीज पैदा हो सकती है और सामान्य एलर्जन के अगेंस्ट IgE इम्यून रिस्पांस, एक खास तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो इसका रिस्पांस एलर्जी के अगेंस्ट होता है, उसको सामान्य एलर्जन के अगेंस्ट इसका हाइपर रिस्पांस आता है, बहुत बढ़ा हुआ रिस्पांस आता है, तो इसका परसेंटेज घट जाता है। और साथ में इसका ऑब्जर्व किया जा रहा है कि अस्थमा के परसेंटेज पे भी असर पड़ता है, बच्चों में अस्थमा होने की संभावना भी कम देखी जा रही है। स्तनपान के दौरान माँ द्वारा ली जाने वाली अस्थमा की दवा, चाहे वो टैबलेट में हो चाहे इन्हेलर में हो, वो दूध में, स्तन के दूध में बहुत कम मात्रा में, बदलती हुई मात्रा में प्रवेश करती है और बच्चे के लिए वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस सुरक्षित है। तो अंत में सबसे ज़रूरी बात क्या कहनी है हमें आपसे कि गर्भकाल के पहले व उसके दौरान वैज्ञानिक स्तर पर कहते हैं कि अस्थमा का कंट्रोल बनाए रखना चाहिए। अटैक पड़ने की उम्मीद हो या पड़ रहा हो तो तीव्रता से उसको मैनेज करना चाहिए कि अटैक बढ़ने न पाए और समय रहते नियंत्रित हो जाए, बच्चे पर और माँ पर कोई बुरा असर न पड़े। साथ ही अगर एसोसिएटेड बीमारी जैसे एलर्जिक राइनाइटिस हो, एसिडिटी हो या अन्य कोई बीमारी हो, उस पर भी हमको प्रॉपर्ली कंट्रोल रखना चाहिए और स्मोकिंग तो कतई मना है। साथियों, अस्थमा को प्रेगनेंसी में कंट्रोल कैसे करें, इस पर हमने आपसे चर्चा करी। आशा है आपकी जानकारियों में कुछ इजाफा हुआ होगा। हमारे चैनल को देखते हुए इसे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करके इसको सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।